नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान का न्यूक्लियर बम अब चंद दिनों की दूरी पर रह गया है, जिसने तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन और लंदन तक तहलका मचा दिया, खलबली मचा दी है, क्योंकि अब ईरान का न्यूक्लियर बम सिर्फ चंद दिनों की दूरी पर है। ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने इसराइल की जो खुफिया बेसिस है उनको निशाने पर ले लिया है और उनका जो इंटेलिजेंस निज़ाम है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस वक्त लिटरली इसराइल किस तरह से घुटनों पर आया हुआ है और अमेरिका और यूरोप की मदद से कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को किस तरह से रोका जाए कि वो इसराइल पर हमला ना करे और इसराइल के अंदर ना घुसे। लेकिन हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहां पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। फिर जॉर्डन के हवाले से नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई। जॉर्डन ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया है और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से 7-8 दिन पहले हमने आपको यह रिपोर्ट किया था कि ईरान ने दोबारा से न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट 60% तक बढ़ा दी थी और उसके बाद ये वाज़ेह हो गया था कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम तैयार करने लगा। हमने आपको कहा था कि ये बिल्कुल इसके चांसेस हैं कि इसी जंग के दौरान आप ईरान का न्यूक्लियर बम देखेंगे और वो इसी जंग के दौरान बना लेगा। अच्छा, जब ये ईरान से ये वाली खबरें आना शुरू हुई कि ईरान ने दोबारा से रिन्यू कर दिया अपने प्रोग्राम को, तो बहुत ज़्यादा उसकी मजम्मत और बड़ा सख्त रिएक्शन आया अमेरिका से भी, यूरोप से भी, बरतानिया, फ्रांस, सब ने इसको कंडेम किया, कनाडा ने भी, कि इसको फिल फॉर ईरान को अपना ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको छोड़ देना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। और अब नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये किसी अरे गैरे ने खबर नहीं दी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ किया है कि सिर्फ 34 दिन रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सिर्फ 34 दिनों में ईरान अपना न्यूक्लियर बम तैयार कर लेगा। उन्होंने कहा कि ईरान अब बहुत ताकतवर और अमीर हो चुका है, अब उसके पास बहुत पैसा है। उन्होंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किए, ईरान वॉज ब्रोकन बट नाउ ही इज रिच एंड ऑल्सो टू गिव मनी टू हमास एंड हिजबुल्लाह, कि एक वक्त में वो ब्रोकन था और अब वो बहुत रिच और पावरफुल हो चुका है, उसके पास बहुत पैसा है, वो न्यूक्लियर बम भी बनाएगा और साथ वो हौसियों को, हमास को और हिजबुल्लाह को पैसे भी दे रहा है और उनको हथियार भी सप्लाई कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि एक वक्त था कि ईरान पर ये सारी मुश्किलात थी और वो ब्रोकन था। और ये आप देखें कि ईरान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बाकी पूरी दुनिया उठाकर देख लें और ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक, उनमें सबसे बड़ी मिसाल ईरान की है, जो अमेरिका के आगे झुका भी नहीं और वो डटा रहा, सामने खड़ा रहा और उस पर सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगी हैं। अगर पिछली आप 2 दहाइयाँ उठाकर देख लें तो सबसे ज़्यादा पाबंदियां ईरान ने फेस की हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने किसी खाते में अमेरिका को नहीं डाला और अपनी जो इकॉनमी है उसको ग्रो करता रहा, अपनी कोशिश करता रहा और अपने उसूलों से पीछे नहीं हटा। तो आज ईरान उनकी जो पाबंदियां, यानी आज देखें ना कि ईरान सबसे ज़्यादा डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। ईरान ओमान के साथ भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। जो ब्रिक्स ने किया उसकी बड़ी अहम तफसीलात अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। वहाँ पर वो चाइना से, रशिया से, बाकी मुल्कों के साथ उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। तो आज अमेरिका की पाबंदियां जो है वो कोई असर नहीं कर रही ईरान पर, लेकिन ये सारी उसकी मेहनत का नतीजा है। अच्छा, अब ये इस सूरत हाल में ईरान के लिए ये बम बनाना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि ईरान को यह समझ आ गई है कि उसने अल्टीमेटली इसराइल और अमेरिका के साथ जाकर टकराना है। तो ईरान ने इस वक्त पूरी अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन सिर्फ एक महाज पर वो कमज़ोर है, यानी उसने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बना दी, तमाम मुल्कों में उसने अपनी तैयारी की। सिर्फ अपने मुल्क में तैयारी नहीं की, पूरे मिडल ईस्ट में उसने एक, समझ लेना, पूरी फौज तैयार की है पूरे मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट तो क्या, उधर यूरोप तक, यानी स्पेन के बॉर्डर तक, वो अल्जेरिया वगैरह, वहां पर भी उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस बना रखी हैं। लेकिन एक चीज में वो लैक करता है और वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर बम नहीं है ईरान के पास, यानी आपका मुकाबला इसराइल से होगा, आपका मुकाबला अमेरिका से होगा, जो दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। तो उसके लिए आज जब न्यूक्लियर बम बनाना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अल्टीमेटली जंग में जाना ही जाना है। और दूसरी जो बड़ी वजह नाज़रीन हुई है, जिसका अब यूरोप और मगरब को एहसास हो रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो ये है कि उन्होंने निज़ाम को नंगा कर दिया है। ये जो नाज़रीन गजा जंग हुई है ना, और इसमें इसराइल को रोका नहीं गया, इसने निज़ाम को नंगा कर दिया। इसने ये बता दिया कि कोई यूएन नहीं है, कोई आलमी कम्युनिटी नहीं है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है, कोई माई बाप अमेरिका नहीं है जो आपको बचाने के लिए आएगा। आपने सिर्फ अपना जो दिफा है वो खुद करना है।
आपने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना है। यानी इससे पहले देखे ना कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ा ना, उन्होंने तर्क किया ना कि ठीक है हम जनाब इसको छोड़ रहे हैं, यूएन इन्वॉल्वमेंट की, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन्वॉल्वमेंट की, तो कुछ ज़ाब्ते कुछ कायदे थे जिनको दुनिया मानती थी। लेकिन इस गजा जंग ने बताया कि कोई ज़ाब्ते और कायदे नहीं है, इसलिए अपने दिफा आपको खुद करना पड़ेगा। आप देखें ना गजा में इतना कुछ हो रहा है कैमरों के सामने, लेकिन क्या उनको कोई बचाने के लिए आया? यूएन में पूरी दुनिया ने वोट किया इसराइल के खिलाफ, तो क्या हुआ? क्या बमबारी रुक गई? क्या इमदाद अंदर जा सकी? तो ये जो निज़ाम नंगा हुआ है ना, इसने बहुत ज़्यादा मसला पैदा किया है। और मैं आपको एक और बड़ी अहम चीज़ आज बता दूं, ये जो गजा जंग है ना, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे ये पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी। ये पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी का म्यार और रियासतों का रिएक्ट करना और जो आलमी सियासत है उसको मुकम्मल तौर पर बदल देगी। और ये जंग एक जो हथियारों की नई रेस है, जिसमें ख़ास तौर पर न्यूक्लियर हथियार है, उसको भी शुरू करेगी। अब आप देखेंगे कि यूरोप के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, क्योंकि यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब जिस तरह का अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया में आ रहा है, उस गजा जंग ने बताया कि आपको अपना दिफा खुद करना पड़ेगा। वहाँ यूरोप में यूक्रेन की मिसाल है कि यूक्रेन को हलाशेरी देकर तुमने जंग में भेजा, आज पीछे हट गए हो, तो आपको अपना दिफा खुद करना पड़ेगा। तो यूरोप में आप देखेंगे, मिडल ईस्ट में जब ईरान ये बना लेगा, आप देखेंगे कि सऊदी अरब भी ये बनाएगा, उसके बाद यूएई भी ये बनाएगा, उसके बाद अफ्रीका में ये रेस शुरू हो जाएगी। और आप, मुझे ये समझ नहीं आती, आप अगर ये थोड़ा सा सोचें कि अरब जो हैं वो कितने अमीर हैं, यूएई कितना अमीर है, कतर कितना अमीर है। कतर ने 240 बिलियन डॉलर सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड कप पर लगा दे, 240 बिलियन डॉलर्स उसने सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड कप पर लगा दे, तो कतर कितना अमीर है। सऊदी अरब, यानी ये सारे ममालिक दुनिया को तेल दे रहे हैं और दुनिया इनके बगैर नहीं चल सकती। लेकिन अरबों को न्यूक्लियर बम क्यों नहीं बनाने दिया गया? पूरे मिडल ईस्ट में सिर्फ एक इसराइल है जिसको न्यूक्लियर बम बनाने दिया गया और उसके मुकाबले में किसी को इजाजत नहीं दी गई। तो ये क्या था? तो ये आज समझ आ रही है कि इनके साथ गेम क्या खेली गई है। तो ईरान ने अब फैसला कर लिया, और जब ईरान ये बनाएगा तो आप देखेंगे कि अब ये मिडल ईस्ट में बाकी भी बहुत सारे बनाएंगे और बाकी दुनिया में भी अब एक नई रेस शुरू हो जाएगी हथियारों की, जो कि बहुत ही खतरनाक अमल है। और उसका सारा जो कसूरवार है वो नेतन्याहू है, इसराइल की हट धर्मी है, और अमेरिका और यूरोप का सूरत हाल को असेस ना करना है और उनके साथ जाकर खड़े हो जाना, ये सारे इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। और उनको खुद ही खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है ना कि इनका बनाया हुआ निज़ाम ढह गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका निज़ाम अब ढह गया है। आप अगले आने वाले 2-3 सालों में देखेंगे कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। इनका ये जो बोसीदा निज़ाम जो जंग अज़ीम दोम के बाद बनाएगा, तो वो ख़त्म है, उसको भूल जाएं। अब 2-3 सालों में दुनिया एक नई डगर पर, एक नया निज़ाम आप दुनिया में देखेंगे। और ये सिर्फ इन्होंने अपनी जो गलती की है ना, इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है इसराइल के साथ जाकर खड़े होकर। अच्छा, ये तो नाज़रीन ईरान के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स थी। और इस वक्त ईरान से पूरी तरह से खौफजदा है इसराइल, क्योंकि पहले ईरान उनसे संभाला नहीं जा रहा। यानी पहले जो उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई हुई हैं, वो कल हमने आपको इकॉनमी का बताया कि $60 बिलियन का तखमीना लगाया गया है, और अभी तक जंग शुरू ही नहीं की ईरान ने। अभी तक जंग शुरू नहीं हुई और $60 बिलियन का नुकसान का तखमीना लगाया गया है इसराइल का। तो ईरान से वो पूरी तरह से खौफजदा है पहले ही, और जब ये न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो इसराइल का क्या होगा, ये अब उसको समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब नाज़रीन आपको हिजबुल्लाह के हमलों के हवाले से अपडेट करते हैं, और लेबनान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, बेरूत में क्या सूरत हाल है, बैकडोर चैनल पर क्या चीज़ें, कितनी गर्मा गर्मी इस वक्त हो रही है, ये आपको बताते हैं नाज़रीन। जो टर्निंग पॉइंट इस जंग का हुआ है वो पहले साले अल अरूरी की शहादत थी, और उस पर हिजबुल्लाह का रिस्पॉन्ड करना था, और ये तो तय था कि ये रिस्पॉन्स आना ही आना है। और हिजबुल्लाह ने जो मेरून बेस पर हमला किया, उसके बाद से सूरत हाल वहाँ पर कशीदा है, एक पैनिक बटन वहाँ पर दबा हुआ है। और इस वक्त मैं आपको बता दूँ, रिपोर्ट जा रही है कि इसराइल शदीद खौफ में मुब्तला है, और उसको लगता है कि अगर हिजबुल्लाह ने यह जंग छेड़ दी तो मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाएगी। इसीलिए वो बहुत डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको मनाने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह को। मैं आगे चलकर तफसीलात आपको बताता हूँ कि इन्होंने किस तरह से घुटने टेके हुए और डेलीगेशन पे डेलीगेशन भेज रहे हैं कि हिजबुल्लाह को किसी तरह से रोको, और हिजबुल्लाह इनकार कर रही है। पहले मैं जो मेरून बेस का हमला हुआ है और उसके बाद उनका इंटेलिजेंस निज़ाम तबाह हो गया है, और उसके जो अभी इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है, इसराइली आर्मी तस्लीम कर रही है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। पहले वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आप पहले एक स्टेटमेंट देखिए इसराइली आर्मी की, जिसको इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अ डे आफ्टर हिजबुल्लाह's वीडियो
द आर्मी एडमिट्स दैट द मेरून एयर कंट्रोल बेस वाज हिट बाय रॉकेट शेल्स एंड डैमेज्ड। कि इजरायली आर्मी ये तस्लीम कर रही है कि हमले के एक दिन के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि वाकईतन जो वीडियो में डैमेज दिखाया गया है, जो क्लेम किया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से, वाकईतन उतना डैमेज हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक और बयान आप देखिए, चीफ ऑफ इजरायली आर्मी यानी आर्मी चीफ जो है इसराइल का, वो क्या कह रहा है, वी आर बेयरिंग अ हैवी प्राइस फॉर हिजबुल्लाह एंड इफ वॉर ब्रोक्स आउट वी विल फाइट फेरेकली। तो इसराइली आर्मी चीफ ये खुद तस्लीम कर रहा है कि हम हैवी प्राइस जो है वो यहाँ पर पे कर रहे हैं। और जो हिजबुल्लाह के एग्जेक्टिव एक काउंसिल के मेंबर हैं वो क्या बयान दे रहे हैं कि जो खुफिया इनकी बेसेस है वो इनके निशाने पर हैं, यानी मेरून बेस पर हमला आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है, ये बदला ले नहीं लिया गया, बल्कि एक नए फेज का जिसमें हम अब दाखिल हो चुके हैं उसका ये आगाज है। और अब आप देखेंगे कि आगे आगे होता है क्या। ये उन्होंने कहा है अ मैसेज टू इसराइल, इफ यू थिंक दैट देयर आर हिडन बेसेस दैट वी कैन नॉट हिट, then we will tell you that there is no such thing in the face of Hezbollah's missiles and capabilities. All the sites in Israel are within the range of Hezbollah's missile. अब ये कितनी बड़ी बात हिजबुल्लाह कह रही है कि अगर इसराइल ये सोचता है कि उनके पास कोई ऐसी खुफिया बेसेस हैं, कुछ ऐसी खुफिया साइट्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर साइट्स, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्लांट्स, अगर ये सोचता है इसराइल कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है वहां तक पहुंचने की, तो उसको हम बताएंगे कि हिजबुल्लाह के मिसाइल हर जगह पर पहुंच सकते हैं। और ये वही बात दोबारा से वो भी कर रहे हैं जो हम पोर्ट्स वाली बात आपको बार बार बता रहे हैं कि अगले मरहले में जिसमें हम अब दाखिल हो चुके हैं उसमें अब जो इसराइली पोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा और इनकी जो इधर वाली सप्लाई लाइन है उसको भी मुकम्मल तौर पर काट दिया जाएगा। और हिजबुल्लाह इस बात की तस्दीक कर रही है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हिजबुल्लाह के मिसाइल जाकर हिट ना कर सकें, और ये हम आपको करके दिखाएंगे। और ये इसराइल अब मान भी गया है जो मेरून बेस पर हमला करना ये मामूली चीज़ नहीं है नाज़रीन, ये बहुत ही सरप्राइजिंग और आला जंगी सलाहियतों का सबूत है जो इस सबसे उनकी हसास और सबसे ख़तरनाक बेस को जो निशाना बनाया गया है, इसने हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर उनकी जो पावर है उसको स्टैब्लिश कर दिया है कि हिजबुल्लाह कुछ भी कर सकती है। अच्छा, अब नाज़रीन ये जो मेरून बेस पर हमला किया गया है उसने क्या किया है कि इनका जो सर्विलेंस निज़ाम है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यानी इसके ज़रिए वो पूरा जो बॉर्डर है उसको मॉनिटर करते हैं, फिर मेडिटेरेनियन सी में जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है, फिर साइप्रस और तुर्की की जानिब जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है। तो वो जो सारा सर्विलेंस का निज़ाम है वो तबाह कर दिया है। और ये स्ट्रेटजी एक तरह से पहले दिन से हमें हिजबुल्लाह की नज़र आई थी कि उन्होंने बॉर्डर पर जो लगे हुए थे सर्विलेंस और इक्विपमेंट जो लगा हुआ था, स्पाई डिवाइसेस लगी हुई थी, उनको पहले दिन से तबाह करना शुरू कर दिया था। तो इस बेस का फिर भी उन्हें कुछ सहारा था कि वो सर्विलेंस कर रहे थे, लेकिन अब इस बेस को तबाह करने के बाद वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया इसराइल के लिए। और जो इंटेलिजेंस में उसको सबसे ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं कि भाई जब कैमरे नहीं बचे, जब सर्विलेंस नहीं बची, उनको पता ही नहीं है वो अंदर घुस जाए हिजबुल्लाह के फाइटर्स, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये उनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। और अगर वो नया वहाँ पर इंस्टॉल करने जाते हैं, अगर नया लगाने जाते हैं तो वो उधर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हिजबुल्लाह वो टीम समेत वो नए डिवाइसेस उड़ा देती है, टीम समेत जो वहाँ पर डिप्लॉय कर रही होती है उनको भी उड़ा दिया जाता है, तो वो नया भी नहीं डिप्लॉय कर पा रहे। तो ये बड़ी मसाइल है। अब मैं आपके सामने ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पर देखिए, ये जनाब है स्काई ड्यू बलून। ये उन्होंने सर्विलेंस के लिए लॉन्च किया है, लेकिन आम बात ये है कि इसको भी हिजबुल्लाह ने अपने निशाने पर ले लिया है। तो अब इसराइल अब ये भी उसको समझ नहीं आ रही इसको वापस उतार लिया जाए या इसका क्या किया जाए। तो इसका भी अल्टीमेटम दिया गया है कुछ 24 घंटे या कितने के इसको भी हम निशाना बनाने वाले हैं। तो ये लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो अब उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम सर्विलेंस किस तरह से करें। तो ये स्काई ड्यू बलून जो है, ये तस्वीर भी हमने आपके साथ शेयर किया है, ये अब वहाँ पर बॉर्डर पर ये लॉन्च किया गया है कि हम सर्विलेंस कर सकें। अब इसराइल को भी समझ नहीं आ रही कि वो इसमें क्या करे। तो अब यहाँ पर नाज़रीन बैकडोर पर क्या चल रहा है और डिप्लोमेसी कहाँ पहुँची है, बैकडोर चैनल्स में क्या हो रहा है, इसराइल क्या चाह रहा है, इसराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। नाज़रीन इसराइल इस वक्त ये चाहता है कि गज़ा जंग जारी रहे लेकिन हिजबुल्लाह जंग में ना आए। गज़ा जंग जारी रहे, वो गज़ा में बम गिराते रहें, लोगों को शहीद करते रहें, वहाँ पर नस्लकुशी करते रहें, एट दी एंड गज़ा के लोगों को वहाँ से धकेल दें, गज़ा पर कब्जा कर लें, लेकिन हिजबुल्लाह जंग में ना आए। और इसके लिए वो अमेरिका और यूरोप को मजबूर कर रहा है कि वो
लेबनान पर प्रेशर डालें, वो हिजबुल्लाह पर प्रेशर डालें कि वो किसी तरह इस जंग में ना आए। और अमेरिका को भी ये मसला है कि अगर ये वाक़तन हिजबुल्लाह जंग में आ रही है, जो कि आ रही है, तो फिर अमेरिका को ये खतरा है कि हम बाद में हमारी इसके बाद जंग जो है वो डायरेक्टली ईरान के साथ छिड़ सकती है, और ईरान तो क्या वो यमन से भी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो ये भी उनको खतरा है। अब मैं आपके सामने पहले टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस बात को रिपोर्ट किया है, वो आपके सामने पढ़ता हूं, फिर इसका जरा तजिया आपके सामने रखते हैं। प्रिवेंटिंग अ मेजर एस्केलेशन इन द नॉर्थ इज अ टॉप प्रायोरिटी for the Biden administration, which believes the conflict would spread to Iran and ultimately bring the US in as well. It deployed special envoy Amos Hochstein. अब ये जो Amos Hochstein है ना, ये बहुत स्पेशल इन्वॉय हैं और ये बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं। ये वो डिप्लोमेट हैं जिन्होंने जो मेडिटेरेनियन सी में जो ज़खायर हैं ऑयल एंड गैस के, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये वाहिद अमेरिकी हैं जिन्होंने ये कह रखा है कि ये ऑयल और गैस जो है वो फ़लस्तीनियों की है, ना कि इसराइल की। इसलिए फ़लस्तीनी और उनके इत्तेहादी ईरान, लेबनान, सारे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये वाहिद अमेरिकी डिप्लोमेट हैं और जो टॉप लेवल के हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ये गैस जो है वो फ़लस्तीनियों की है, ना कि इसराइल की। तो इसलिए अब मामलात को ठंडा करने के लिए अमोस हॉचिसन को वहाँ पर भेजा हुआ है। और ये बहुत अरसा पहले, बहुत सालों तक ये मिडल ईस्ट के एनवॉय रहे भी हैं यहाँ पर, यानी इनकी तैनाती रही है। तो ये पूरे मिडल ईस्ट की सियासत को भी समझते हैं, इनके ताल्लुकात भी बेहतर हैं, तो इनको यहाँ पर भेजा गया है। इट डिप्लॉयड स्पेशल एनवॉय अमोस हॉचिसन टू लेबनान एंड इसराइल लास्ट वीक एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इज ड्यू इन इसराइल दिस वीक इन ऑर्डर टू पुश आर डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट टू हेड ऑफ अ वॉर बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इसराइल। बिफोर फ्लाइंग टू जॉर्डन, ब्लिंकन सेड देयर इज अ रियल कंसर्न अराउंड द फाइटिंग बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्लाह। तो अब इस वक्त इसराइल और ये कर रहा है कि वो अमेरिका को और यूरोप को और सबको ये मजबूर कर रहा है, डेलीगेशन पे डेलीगेशन भेज रहा है कि हिजबुल्लाह को किस तरह से रोको कि वो जंग में ना आए। और खतरा, मतलब ब्लिंकन खुद कह रहा है कि देयर इज अ रियल कंसर्न एंड थ्रेट कि हिजबुल्लाह जंग में आने वाली है, और मेरून बेस पर हमले ने बता दिया है कि वो आएगी तो क्या करेगी। तो अब वो डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी ये जो इसराइलियन है, इनकी डिप्लोमेसी भी दुनिया में बदनाम हुई है और एक्सपोज हुई है। यानी ये ऐसा हो सकता है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हम गजा में जंग जारी रखेंगे लेकिन हिजबुल्लाह जंग में ना आए, तो ये कोई बात करने वाली है या ये मानी जा सकती है? तो अब हिजबुल्लाह ने कहा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी ऐसा हो कैसे सकता है? यानी आप गजा में लोगों को शहीद करते रहें और हम यहाँ चुप करके बैठे रहें, तो हमारे जिंदा रहने का मकसद ही क्या है? उन्होंने कहा जी कोई निगोशिएशंस नहीं होंगे। हालांकि अगर हम देखें, इससे पहले तो हिजबुल्लाह ने काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अभी तक भी कुछ ना कुछ वो लिहाज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पीछे हटने वाला सवाल नहीं उठता कि हम अपने हमले ही बंद कर दें, हम पीछे बॉर्डर से हट जाए, इसका सवाल पैदा नहीं होता। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 3 दिन का टाइम दिया गया है। इसमें 3 दिन का वो टाइम नहीं है कि हमले रुक जाएंगे, ये हमले इसी शिद्दत के साथ जारी रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो फुल स्केल वॉर है उसके लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है। ये 11 जनवरी तक, जब तक के ब्लिंकन मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। और ब्लिंकन ने कहा जी मैं ठीक है, सीज फायर हम करवाते हैं, अमेरिका कह रहा है। तो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर ये सीज फायर हो गया तो ठीक है, अगर सीज फायर ना हुआ, अगर इसराइल ने जंग बंद ना की, तो देन फिर हम जंग छेड़ देंगे, फुल स्केल वॉर। और उधर यमन क्या करेगी? इराक ने, जैसे इराक ने हमले शुरू कर दिए हैं और वहां से बैठकर हाइफा को निशाना बनाया, तो अब वो कह रहे हैं कि 3 दिन का टाइम है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि होता क्या और फिर जंग होगी क्या, ये हम आपको बताएंगे। तो ये नाज़रीन इसराइल की स्ट्रेटजी है और उसके मुकाबले में हिजबुल्लाह है। और अब आप देखेंगे हिजबुल्लाह के हमले वो मुसलसल जारी हैं। मैं आपके सामने 3-4 बड़े हमले हुए, उनकी डिटेल आपके सामने रखता हूं कि हमले रुक नहीं रहे। ये बैकडोर चैनल्स पर ये प्रपोजल आ रहा है, प्रपोजल जा रहा है, इधर से पैगाम आ रहा है, उधर से पैगाम जा रहा है, ये बैकडोर चैनल पर चल रहा है। लेकिन ऑन फ्रंट क्या हो रहा है? सामने क्या हमले हो रहे हैं, मुसलसल हमले। मैं आपके सामने ये 3-4 बयान रखता हूं। हिजबुल्लाह क्लेम्स टू हिट इसराइली ऑब्जर्वेशन पोस्ट। हिजबुल्लाह क्लेम्स किलिंग इसराइली सोल्जर्स नियर इसराइली टाउन ऑफ म्यूटुल्ला। द लेबनीज आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह हैज क्लेम्ड टू हैव टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड एन इसराइली टैंक विद कॉर्नेड मिसाइल एट अल रुवैसत अल असी साइट। ठीक है, तो सोल्जर्स और उनके टैंक्स को जो है वो निशाना बनाया है। फिर आप देखिए, वी टारगेटेड विद मिसाइल द रडार साइट इन द ऑक्युपाइड लेबनीज शिबा फार्म्स एंड अचीव्ड अ डायरेक्ट हिट्स। फिर आप देखिए, हिजबुल्लाह रिलीज्ड अ वीडियो टाइटल वी प्लान इन साइलेंस, वी मूव इन साइलेंस एंड वी हिट हार्ड। ये हिजबुल्लाह ने पैगाम जारी किया है कि हम साइलेंस में प्लान करते हैं,
खामोशी से प्लान करते हैं और खामोशी से मूव करते हैं, लेकिन जब हम हमला करते हैं तो फिर सारी दुनिया के सामने करते हैं और सारी दुनिया को पता चलता है कि यहां पर कोई हमला किया गया है। अब नाज़रीन, आपको जॉर्डन के हवाले से आखिर में जल्दी जल्दी अपडेट्स करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जॉर्डन नाज़रीन बहुत तपा हुआ है और अभी जब ब्लिंकन की मुलाकात हुई है तो जॉर्डन ने बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि जॉर्डन भी उन मुल्कों में है जिस तरह इजिप्ट है या कतर है या बाकी मुल्क है जो मुज़ाकरात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो जंगबंदी का पहले दिन से शोर मचा रहे हैं कि जंगबंदी करो, अमन की बात कर रहे हैं। तो जॉर्डन ने पहले दिन से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, अमेरिका के कहने पर रुका रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसके सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है और बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा कि अब हम इंतहाई कदम उठाने जा रहे हैं। अब आप देखें ना यार, ये ऐसा नहीं होता। अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होना ये अलग बात है और वो हैं इन्फ्लुएंस में उनके, लेकिन आज दुनिया की ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो रही है और ऐसा भी नहीं होता कि मतलब जॉर्डन दरवाजे पर बैठा हुआ है इसराइल के और इसराइल में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है। तो मतलब जॉर्डन ये आप सोच भी नहीं सकते वो किस तरह से इसको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है और बर्दाश्त कर रहा है। आज वहां पर अवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है। अब अवाम को कंट्रोल करना जॉर्डन के बस में नहीं रहा, इसलिए इसका सबूत यह है कि जॉर्डन ने यह पहला बड़ा इकदाम ये उठाया कि वो आईसीजे में चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया है और उसने जो साउथ अफ्रीका की पिटीशन थी उसकी हिमायत कर, जो लॉ सूट था उसकी हिमायत कर दी है, उस पर साइन कर दिया है। अब यहाँ पर तुर्की भी जा चुका है, अब ये जॉर्डन चला गया, इसके अलावा बोलीविया वो भी वहाँ पर जा चुका है। तो ये जॉर्डन का पहला इकदाम है और पहला इंतहाई कदम है और उन्होंने वाज़े अमेरिका को बता दिया है कि अब आपने हमको नहीं रोकना, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है। मतलब ये आप उधर नहीं रोक रहे, उधर नस्लकुशी बंद नहीं करवा रहे, उधर एड नहीं भिजवा रहे, हट कर आप हमें कहते हैं कि हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, हम सब्र करें, हम एक्सपेंड ना करें, तो ये अब हो नहीं सकता। अब हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है, हमारी अवाम अब हमें नहीं जीने देगी। आप यार ये मतलब वहां पर एक हंगामे शुरू हो सकते हैं, एक क्योस पैदा हो सकता है अवाम। आपको पता है जो अरब स्प्रिंग हुई थी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख दिया था, उसका आगाज कहां से होता? जॉर्डन से हुआ था। तो ये पता नहीं चलता कि वहां पर कब हुकूमतों का तख्ता उलट जाए, वहां पर डेमोक्रेसी भी नहीं है, वैसे भी बादशाहत है। तो बादशाहों को यह भी बड़ा खतरा हो रहा है होता है कि भाई ये जो अवाम निकल रहे हैं ये पता नहीं कब किस सूरत में ये कन्वर्ट हो जाए, ये जो मुजाहरे हैं ये कब हंगामों में और फसादात में फैल जाए और हम कंट्रोल ही खो दें। ये बड़े मामलात ख़राब होते हैं रियासतों के लिए और अब जॉर्डन कह रहा है कि हमारे लिए अब ये मामलात कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं, अब हम रिस्पांस दिए बगैर नहीं रुक सकते। तो पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि वो आईसीजे में चले गए, 11 से वहाँ पर समाज शुरू हो रही है और इसके कभी इम्कान है कि इसराइल को इसकी सज़ा दी जाएगी और वहाँ पर ये जंगी जुर्म साबित होंगे और नेतन्याहू को जो है उसके लिए फंदा करीब से करीब तर आ रहा है। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किया। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।